नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस एजुकेशन पोर्टल पर और जिसका नाम है थिंक स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में जो अपना प्रकरण चल रहा था, जिस प्रकरण को लेकर अपन अध्यापन करवा रहे थे या अध्यापन की इस प्रक्रिया में जो अपना प्रकरण था वो था समास। समास के विभिन्न भेदों के बारे में अपन एक एक करके जान चुके थे और जो विस्तृत अध्ययन कर रहे थे, उस श्रृंखला में दूसरा जो तत्पुरुष समास था अपना, उस समास के भेद अपन जान चुके थे। और इसके बाद जो अपन अध्ययन करेंगे आज, जो वो करेंगे तत्पुरुष समास का एक एक भेद लेके उसका विस्तृत अध्ययन अपन करते हुए चलेंगे। बात कर रहे थे समास और समास क्या होते हैं इसके बारे में अपन जान चुके थे। और जो दूसरा समास था अपना वो था तत्पुरुष समास। पद प्रधानता के आधार पर यदि मैं बात करूं, या अपन पढ़ चुके थे कि ऐसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो तो इस समास को क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। अर्थात ऐसा समास जिसका दूसरा पद या उत्तर पद, कौन सा? उत्तर पद क्या हो दोस्तों? प्रधान हो। ठीक है, जिसका दूसरा पद प्रधान हो उसे कहेंगे तत्पुरुष समास। इसके अपन भेद जान रहे थे और इस भेदों की श्रृंखला में जो पहला भेद था वो था लुप्त कारक तत्पुरुष समास। लुप्त कारक तत्पुरुष समास। इस प्रक्रिया में या इस श्रृंखला में आया है, इसके भेद में नाम आया है कारक का। अपन सभी दोस्त जानते हैं कि कारक कितने होते हैं। हिंदी में कारक संबोधन सहित 8 कारक होते हैं और इस भेद में जो तत्पुरुष समास का लुप्त कारक भेद होगा, अर्थात लुप्त का मतलब हुआ लोप। क्या दोस्तों? लोप। अब किसका लोप होगा? जो कारक चिन्ह है, जो विभक्ति चिन्ह है, इन कारकों के जो विभक्ति चिन्ह है उनका क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। और इसमें जो कारक आएंगे 8 में से प्रथमा विभक्ति और जो लास्ट वाली विभक्ति है उसे कहेंगे संबोधन। क्या दोस्तों? संबोधन। इन दोनों को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। इन दोनों को छोड़ देंगे। किस किस को? फर्स्ट और लास्ट को। जो बचे बीच में दूसरे कारक से लेके 7वां कारक, अर्थात मैं बताना चाहूंगा वो है कर्म कारक से लेके अधिकरण कारक तक, वो किस में आएंगे? लुप्त कारक तत्पुरुष समास के उपभेद हो जाएंगे। इस प्रकार जो पहला इसका भेद है तत्पुरुष समास का वो है लुप्त कारक तत्पुरुष समास, और इसके जो उपभेद होंगे वो होंगे 6 उपभेद। और इन प्रत्येक 6 उपभेद को अपन एक एक करके सामासिक पदों के माध्यम से समास विग्रह करते हुए अपन इनको जानने का प्रयास करेंगे और इनको अपन सीखेंगे। तो बात करते हैं, इसके पहला भेद हो गया, पहला अपन ने छोड़ दिया है, कौन सा? कर्ता कारक। तो कौन सा हुआ? कर्म कारक। लुप्त कारक बोल सकते हैं आप तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। इसके चिन्ह होगा, जो विभक्ति चिन्ह होगा वो होगा कर्म को। जब अपन विग्रह करेंगे तो विग्रह के समय क्या कर देंगे? इसको जो चिन्ह है इसका क्या कर देंगे दोस्तों? इसका लोप कर देंगे। जैसे उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे क्या है दोस्तों? को। इसका जो विभक्ति चिन्ह होगा वो होगा को। उदाहरण लेते हैं, पहले लेंगे सामासिक पद। इधर की साइड में सामासिक पद लिखूंगा और इधर विग्रह करते हुए लिखूंगा। तो लिखते हैं पहले सामासिक। अब सामासिक पद से यहाँ तात्पर्य है समास से युक्त पद, सामासिक पद, और इधर होगा समास विग्रह। किस प्रकार अपन इसका विग्रह करेंगे? तो लेते हैं, जैसे पहला लेंगे स्वर्ग। हाँ, स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त। तो इसका विग्रह करेंगे। विग्रह होगा दोस्तों स्वर्ग को प्राप्त। क्या दोस्तों? स्वर्ग को प्राप्त। जैसा कि तत्पुरुष समास में अपन ने पढ़ा है क्या कि जो भी विभक्ति चिन्ह होंगे उनका क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। तो देखिए यहाँ समास विग्रह में देखिए, स्वर्ग को प्राप्त
अर्थात जो स्वर्ग को चला गया है या स्वर्ग को प्राप्त हो चुका है उसे कहेंगे स्वर्ग प्राप्त। तो इसमें कौन सी विभक्ति चिन्ह का लोप किया, वो कर दिया को। और को कौन से में आता है, कर्म कारक में आता है। इसीलिए स्वर्ग प्राप्त का अगर समास विग्रह किया तो वो हुआ स्वर्ग को प्राप्त। और इस प्रकार इसमें जो हुआ वो हुआ कर्म कारक तत्पुरुष समास। जैसे एक और बात करते हैं शरणागत। इसमें संधि की बात करें तो संधि होगी शरण धन आगत। और इसमें पहचान देखें तो पहचान ये दिख रही है, और ये पहचान थी अपने स्वर संधि में दीर्घ संधि की, दीर्घ स्वर संधि की। इस प्रकार इसमें जो हुई संधि वो हुई दीर्घ संधि, और वो हुआ शरण आगत। अर्थात आगत यानी आना, मतलब शरण को आगत या शरण को आया हुआ। इसका विग्रह क्या हुआ दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि पहले जो भी सामासिक पद हो उस पद को क्या करें अपन, उस पद का अर्थ जानने का प्रयास करें और उसी अर्थ के आधार पर क्या करें दोस्तों, उसी अर्थ के आधार पर इसका विग्रह करेंगे। तो शरण को आया हुआ या फिर शरण को आगत। इस प्रकार शरणागत में भी कौन सा समास हुआ दोस्तों, वो हुआ कर्म कारक तत्पुरुष समास। इसी प्रकार होगा हस्तगत, माफ कीजिए, कटफोड़ा, कटफोड़ा, फोड़ा मतलब काट को फोड़ने वाला। फोड़ा से मतलब है, या नुक्ता होगा, फोड़ने से मतलब, फोड़ा से मतलब है फोड़ने वाला, और कट का मतलब वो है लकड़ी। काट को फोड़ने वाला, किसको, काट को, और काट का अर्थ होता है लकड़ी। काट को फोड़ने वाला। इस प्रकार कटफोड़ा में भी कौन सा समास हुआ दोस्तों, वो हुआ कर्म कारक तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो इसका पहला भेद था कर्म कारक तत्पुरुष समास आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं दूसरा जो इसका भेद है, उपभेद होगा लुप्त कारक तत्पुरुष समास में, वो होगा करण, कौन सा दोस्तों, करण कारक तत्पुरुष समास। कर्म को उठा देते हैं, करण कर देते हैं, और क्रम संख्या हो गई इसका दूसरा पार्ट हो गया करण कारक तत्पुरुष समास। और इसके विभक्ति चिन्ह की यदि बात करें तो इसका विभक्ति चिन्ह होगा वो होगा करण से या फिर द्वारा। अब से यहां अर्थ होगा, से अर्थ होगा माध्यम से, किसके द्वारा या किसके माध्यम से हो रहा है उसमें होगा। इसको उदाहरण के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करते हैं। वही इधर सामासिक पद में लिखूंगा, क्या सामासिक पद लिखेंगे, और इधर की साइड लिखेंगे समास विग्रह। क्या दोस्तों, समास विग्रह। इसका लिखे जैसे अकाल पीड़ित, किससे पीड़ित, अकाल से पीड़ित। क्या हुआ, अकाल से पीड़ित। इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह हुआ दोस्तों, से। और जब इसका सामासिक पद बनाएंगे या समास संयुक्त करके लिखेंगे तो उस समय क्या कर देंगे, कहता का विभक्ति चिन्हों का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, और उस प्रकार इसको संयुक्त करके लिख देंगे। जैसे अन्य उदाहरण लेते हैं हस्त लिखित। क्या दोस्तों, हस्त लिखित अर्थात हाथ से लिखा गया, हस्त से लिखित। क्या हुआ दोस्तों, हस्त से लिखित। कई बार देखा होगा आपने रेखांकित। अब रेखांकित में कौन सा समास होगा दोस्तों, इसका अर्थ देखिए आप, रेखा से अंकित, किससे, रेखा से अंकित है जो, वह क्या हुआ, रेखांकित। और इसका विग्रह करा तो रेखा से अंकित या रेखा के द्वारा अंकित। क्या, रेखा के द्वारा अंकित लिख लो इसको, चलो रेखा से या रेखा द्वारा अंकित। इस प्रकार रेखांकित में कौन सा हुआ,
करण कारक तत्पुरुष समास, और इसका विभक्ति चिन्ह है से या द्वारा। इसका क्या कर देंगे दोस्तों, लोप कर देंगे जब इसका सामासिक पद बनाएंगे। इस प्रकार करण कारक तत्पुरुष समास को अपन ने समझा है। इसके बाद बात करते हैं संप्रदान, जो इसका नेक्स्ट भाग होगा या तीसरा उपभेद होगा वो होगा संप्रदान। क्या, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। और जो संप्रदान का तीसरा पार्ट उपभेद हुआ, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, और इसका विभक्ति जो चिन्ह हुआ वो होगा के लिए। किस अर्थ में दोस्तों, के लिए अर्थ में। बात करते हैं, इसको समझते हैं वही उदाहरण के माध्यम से। वही सामासिक पद इधर में लिखूंगा, इसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। इधर मैं सामासिक पद लिखूंगा और विग्रह करके लिखेंगे। उदाहरण में लेता हूं रसोई घर। क्या होगा दोस्तों, इसका अर्थ ज्ञात कीजिए। सोचिए आप, अर्थ क्या है। मतलब रसोई के लिए घर, रसोई का घर नहीं, रसोई कार्य के लिए घर, रसोई कार्य करने के लिए घर। तो क्या हुआ, रसोई के लिए घर। और इस प्रकार इसमें विभक्ति चिन्ह हुआ के लिए, और के लिए का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। इसका क्या कर देंगे, इसको लुप्त कर देंगे इस विभक्ति चिन्ह को। इसीलिए इसका जो मेन नाम पड़ा, जो मेन नाम था इसका, वो था लुप्त कारक तत्पुरुष समास। इसको अन्य उदाहरण से समझते हैं, जैसे गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा, गुरु को दक्षिणा नहीं करना चाहिए, ये करना भी नहीं है। कई बार जैसे गुरु दक्षिणा देखा, गुरु को दक्षिणा, अरे गुरु को दक्षिणा नहीं दोस्तों, गुरु के लिए दक्षिणा। क्या, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु को दक्षिणा नहीं, गुरु के लिए दक्षिणा। अर्थ जानने का प्रयास करो, उसके बाद समास विग्रह करो। मैंने पहले भी बताया है कि जब तक आप इसका अर्थ जानने का प्रयास नहीं करोगे तब तक आपका विग्रह सही नहीं होगा। आप किसी ट्रिक्स वगैरह में मत पढ़ना समास को लेके, गलत हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, इनका अर्थ जाने उसके बाद इसका विग्रह करें। क्या होगा, गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। इस प्रकार गुरु दक्षिणा में कौन सा हुआ, वो हुआ संप्रदान। जनहित, अब जन का हित नहीं, जन के लिए हित। क्या, जन यानी जनता के लिए हित कार्य करना, अर्थात जनहित में जारी या जनता के हित में जारी। उसी प्रकार सभा मंडल, और उसका हुआ सभा के लिए मंडल, सभा के लिए मंडल। ठीक है दोस्तों, एक बार नोट डाउन कर ले। और इसके बाद जो अपना नेक्स्ट भेद है वो है अपादान कारक तत्पुरुष समास, या फिर अपादान लुप्त कारक तत्पुरुष समास। इसके बाद है इसका जो माफ कीजिए चौथा उपभेद होगा वो होगा अपादान कारक तत्पुरुष समास। ये भी साफ कर देता हूं, पार्ट नंबर 4 होगा, और इसका विभक्ति चिन्ह भी अपन साफ कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जो इसका चौथा उपभेद हुआ वो होगा, संप्रदान पढ़ लिया तो होगा अपादान कारक तत्पुरुष समास। और जो इसका विभक्ति चिन्ह होगा वो होगा से। किस अर्थ में, अलग अर्थ में। से अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। करण जो करण कारक तत्पुरुष समास था उसमें भी से था, लेकिन वो से मतलब जो से था वो माध्यम था, किसी साधन के अर्थ में था। परंतु जो ये से है वो किसी अलग होने के अर्थ में होगा। जैसे कोई वस्तु यहाँ से अलग हो रही है तो इस अलग होने के अर्थ में कौन सा से होगा, वो होगा अपादान कारक तत्पुरुष समास वाला होगा। और जब अलग होने का भाव होगा तो उस समय अपन जो समास करेंगे वो करेंगे अपादान कारक तत्पुरुष समास। इसको समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे ग्रामागत, विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद, तो होगा ग्राम धन आगत। क्या हो गया, गांव से आया हुआ। क्या, गांव से आगत,
मतलब ग्राम से आगत, ग्राम से आगत। अब गांव से आया है तो गांव से बिल्कुल अलग, जब गांव से दूर होगा तभी तो आएगा। तो जब ये गांव है, ये गांव से आएगा तो पहले इसको छोड़ना पड़ेगा, अर्थात गांव से अलग हो रहा है। तो अलग अर्थ में कौन सा से जा रहा है, तो उसमें होगा अपादान, कौन सा, अपादान कारक तत्पुरुष समास, जिसमें अपन बोलते हैं पंचमी विभक्ति। यदि पंचमी विभक्ति वाला आता है छे, तो उसमें होगा अपादान कारक तत्पुरुष समास। उसके बाद बात करें पद च्युत, अर्थात पद से च्युत, अर्थात पद से अलग, पद से च्युत, च्युत का अर्थ होता है हटाना, वही अलग अर्थ में हुआ। बात करें देश निकाला, क्या दोस्तों, देश निकाला। अब देश से निकाल रहे हैं तो अलग होगा देश से, तभी तो निकलेगा, तो वही हुआ देश से निकाला। उसी प्रकार ऋण मुक्त, अर्थात ऋण से मुक्त, या ऋण से अलग हो रहा है तो ऋण से मुक्त। इस प्रकार अपादान कारक तत्पुरुष अपन उदाहरण देखें अपने। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। से अलग अर्थ में अगर होगा वो होगा अपादान कारक तत्पुरुष समास। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका उपभेद होगा पांचवा, वो होगा संबंध, कौन सा दोस्तों, संबंध कारक तत्पुरुष समास। और इसके जो विभक्ति चिन्ह होंगे वो होंगे का, के, की, या फिर रा, रे, री। पांचवा हो गया संबंध कारक तत्पुरुष समास, और इसके विभक्ति चिन्हों की बात करें तो वह का, के, की, इस प्रकार के क्या दिखेंगे, वो दिखेंगे विभक्ति चिन्ह दिखेंगे। और इन्हीं विभक्ति चिन्हों का जब समासिक पद बनाएंगे तो उस समय क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उदाहरण देखते हैं। किसी का भी संबंध बताने में भी यही का, के, की का अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे है राष्ट्रपति, अर्थात राष्ट्र का पति या मुखिया। इस प्रकार राष्ट्रपति में कौन सा हुआ, वो हुआ संबंध कारक तत्पुरुष समास। अन्य उदाहरण देते हैं राज कन्या, और हुआ राजा की कन्या, राजा की कन्या। इसमें भी संबंध बता रहे हैं तो कौन सा, संबंध कारक तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे बात करें सुख सागर, अर्थात सुख का सागर। बात करें रामचरित, रामचरित हो गया राम का चरित। एक और है, जैसे करें मंत्री परिषद, क्या दोस्तों, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद मतलब मंत्रियों की परिषद। क्या होगा, मंत्रियों की परिषद। इस शब्द को आप ध्यान से देखें, ये अशुद्धिकरण या शुद्धि जो अपना प्रकरण है उसमें पूछ लिया जाता है। तो देखिए मंत्री जो है, यदि मंत्री सिंगल लिखते हैं तो उसमें बड़ी ई की मात्रा होती है, कौन सी दोस्तों, बड़ी ई की। लेकिन जब परिषद के साथ या मंडल के साथ इसको जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा मंत्री परिषद या फिर मंत्री मंडल। तो उस समय क्या हो जाएगा, इस ई की मात्रा वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसका आप विशेष ध्यान रखें। मंत्री अगर आएगा सिंपल तो उसमें बड़ी की मात्रा होगी, और यदि उसमें परिषद या मंडल जोड़ दे, कुछ अन्य जोड़ दें, तो उसमें जो दीर्घ ई की होगा वो क्या हो जाएगा, लघु ई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो इसका अंतिम उपभेद है वो है अधिकरण, और उसका जो विभक्ति चिन्ह होगा वो होगा में या फिर पर। लास्ट जो इसका उपभेद है वो है छठा उपभेद, और वो है अधिकरण। एक और बात, करण
जो ये प्रत्यय है अपने, इसकी मैं बात करूं, ये किसी भी उसके आगे लगेगा, किसी भी शब्द के आगे, किसी धातु के आगे लगेगा, तो यदि कोई भी उसके बाद स्वर है तो उसका क्या हो जाएगा, दीर्घीकरण हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये करण प्रत्यय नहीं है, इसका नाम ही अधिकरण है, इसलिए जो ई की मात्रा है ये क्या है, लघु है। जैसे मैं बात करूं एक, और जब भी करण प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा एकीकरण। करण प्रत्यय के साथ कभी भी क्या है, बड़ी छोटी की मात्रा नहीं आएगी। एकीकरण इस प्रकार लिखें तो ये क्या होगा, गलत, बड़ी ई की मात्रा ही इसके साथ आएगी। जब प्रत्यय पढ़ेंगे अपन उस समय और विस्तृत बात कर लेंगे इसके बारे में। फिलहाल बात करते हैं अधिकरण, कारक, तत्पुरुष समास, और इसके विभक्ति चिन्ह की बात करें तो होगा में या फिर पर। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसको। जैसे हैं घुड़ सवार, अब अर्थ देखिए इसका, घोड़े की या घोड़े पे सवार, क्या, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। अब इसमें घोड़े की सवारी मत कर देना, घोड़े की सवारी नहीं, पहले अर्थ देखो, मतलब घोड़े की सवारी नहीं, घोड़े पे बैठा है, मतलब उस पे बैठा है, पर कहा ना, उसमें या तो में या फिर पर, तब क्या होगा, उसमें होगा अधिकरण का, अधिकरण, कारक, तत्पुरुष समास। तो क्या हुआ, घुड़सवार का, घुड़सवार हुआ घोड़े पर सवार। बात करें वनवास, और हुआ वनवास का तात्पर्य है वन में जाके रहना, क्या, वन में जाके रहना। तो क्या हो गया, वन में वास, अर्थात जो वन में आवास करता है या वन में रह रहा है, तो क्या है, वनवास। और जैसे हुआ में आ गया, ठीक है। इस प्रकार इसमें वनवास में भी कौन सी समास हुआ दोस्तों, वो हुआ अधिकरण, कारक, तत्पुरुष समास। बात करें नरोत्तम, अब देखिए इसमें संधि की बात करें तो पहचान ज्ञात कीजिए दोस्तों। इस प्रकार की या इस प्रकार की कोई पहचान दिखी थी तो उसमें बोला था गुण संधि, और यदि आपको इस प्रकार या फिर इस प्रकार दिखेगा तो उसमें बोला था अपन ने वृद्धि संधि। तो देखो सीधी सीधी आकृति अपने को दिख रही है, तो उसके आधार पर भी अपन इसको पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। और गुण संधि के नियम के आधार पर, इसके सूत्र के आधार पर जो इसका विच्छेद होगा वो होगा नर धन उत्तम, मतलब नरों में उत्तम, मतलब मानवों में उत्तम। इसका हुआ नरोत्तम, मतलब नर या नर में, नरों में उत्तम, क्या दोस्तों, नरों में उत्तम। इस प्रकार नरोत्तम में भी कौन सा समास हुआ दोस्तों, वो हुआ अधिकरण, कारक, तत्पुरुष समास। उसी प्रकार बात करें कवि पुंगव, कवियों में पुंगव, और पुंगव का अर्थ होता है दोस्तों श्रेष्ठ। क्या होता है, श्रेष्ठ, अर्थात कवि पुंगव, और पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ, इसमें छोटी ऊ होगा, कवि पुंगव। ठीक है, उम्मीद करता हूं जो लुप्त कारक तत्पुरुष समास, अपने तत्पुरुष समास का जो प्रथम भेद था उसके बारे में आप जी उसके उपभेद थे 6 वो अपन ने जाने हैं, और ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं अपन इसका जो दूसरा भेद था वो था मध्य लोपी तत्पुरुष समास। कौन सा दोस्तों, वो था मध्य लोपी तत्पुरुष समास। मध्य लोपी तत्पुरुष समास। यदि मध्यलोपी तत्पुरुष समास के बारे में अपन पहले भी थोड़ा जान चुके थे, जैसे कि सामाजिक पद बनाते समय जो अपन कारक चिन्हों का जो लोप कर रहे थे पूर्व में, उनके साथ साथ इनके मध्य कोई भी और भी जो अन्य पद हैं उनका क्या कर दें, लोप कर दें। तो क्या हुआ, कारक चिन्हों के साथ किसका लोप कर दें, अन्य पदों का भी क्या कर दें, लोप कर दें, अन्य पदों का भी लोप कर दें। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें होगा मध्य लोपी तत्पुरुष समास, अर्थात मध्य में जो भी पद आएंगे उन पदों का भी क्या कर दें, कारक चिन्हों के साथ साथ लोप कर दें, तो वो होगा मध्य लोपी का तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे पहले मैंने बताया था जलयान, क्या दोस्तों, जलयान अर्थात जल पर चलने वाला यान, क्या, जल पर चलने वाला यान।
अभी परिभाषा में अपन ने बात करी क्या कि दोस्तों किसके साथ जो विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का भी क्या कर दें अपन, लोप कर दें। तो उसमें क्या होगा, मध्यलोपी तत्पुरुष समास होगा। जैसे बात करें कारक चिन्हों की तो पर, सप्तमी विभक्ति, अधिकरण, अभी जैसे अधिकरण में या पर सीखा अपन ने। तो कारक चिन्ह क्या है, पर है, लेकिन पर के साथ साथ चलने वाला, इसका भी अपन क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। इसका तो लोप करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ भी अपन ने इसका क्या कर दिया, लोप कर दिया। और जो सामासिक पद बनाया वो बनाया कौन सा, जलयान। इसीलिए इसका जो भेद थे इसको नाम दिया अपन ने मध्यलोपी तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे है बैलगाड़ी। क्या दोस्तों, बैलगाड़ी, इसका वाह बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी। अब देखिए, बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी, तो के द्वारा करण तत्पुरुष, लेकिन इस करण तत्पुरुष का जो ये के द्वारा विभक्ति चिन्ह आया, इसके साथ साथ चलने वाली, इसका भी अपन क्या कर रहे हैं, लोप कर रहे हैं। ऐसे मध्य पदों का अपन लोप कर रहे हैं। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए दोस्तों क्या हुआ, इसमें हुआ मध्यलोपी तत्पुरुष समास। उसी बात करें रेलगाड़ी। अब क्या करते हैं विद्यार्थी, इसको कर देते हैं रेल की गाड़ी। अरे रेल की गाड़ी नहीं, रेल का अर्थ होता है पटरी। पटरी, लोहे की जो पटरी बिछाई जाती है उसे बोलते हैं रेल, और उस पर चलने वाली गाड़ी। इस प्रकार रेल पर, रेल यानी पटरी पर चलने वाली गाड़ी क्या हुई, रेल गाड़ी। उसी प्रकार होगा वायुयान, मतलब वायु में चलने वाला यान। उसी प्रकार होगी पनडुब्बी, और पन का अर्थ पानी, और पानी में डुब्बी मतलब डूब कर चलने वाली गाड़ी। और उसी प्रकार दही बड़ा होगा, क्या, दही बड़ा, और दही बड़े का होगा दही में डूबा हुआ बड़ा। क्या दोस्तों, दही में डूबा हुआ बड़ा। इस प्रकार अपन ने समझा मध्यलोपी तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसमें कारक चिन्हों के साथ साथ क्या हो, जो अन्य बीच में पद है उन पदों का भी क्या कर दे अपन, लोप कर दें। तो इस प्रकार जो होगा तत्पुरुष समास वो होगा मध्यलोपी तत्पुरुष समास। इनके जो उदाहरण थे अपन ने इस प्रकार समझे हैं, एक बार इनको नोट डाउन कर लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके तीसरे भेद की ओर अपन चलते हैं, जो तत्पुरुष समास है इसी श्रृंखला में है। तो इसका तीसरा भेद था वो था उपपदी तत्पुरुष समास। कौन सा, उपपद तत्पुरुष समास। बात करते हैं तीसरे भेद की। उपपद तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, बात करें उप यानी होता है दूसरा, और पद यानी पद, जो वाक्य में प्रयोग लेते हैं जिन शब्दों का, वो हो गए पद। और तत्पुरुष समास अर्थात दूसरा पद तो प्रधान है, लेकिन वो पूर्ण रूप से क्या नहीं है, प्रधान नहीं है, कहीं न कहीं प्रथम पद पे डिपेंड है। तो इस प्रकार के समास को अपन ने क्या बोला, वो बोला उपपद तत्पुरुष समास। जिसका क्या है, जिसका दूसरा पद, हाँ यहां लिख देता हूं मैं, जिसका दूसरा पद प्रथम पद पर निर्भर हो। या तो इस प्रकार समझे इसे, या इस प्रकार समझे कि जिसका दूसरा पद है स्वतंत्र न रह सके, जब तक प्रथम पद न होगा उस दूसरे पद का कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसको भी अपन इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे बात करूं मैं उदाहरण की, जैसे है पहले भी बात करे थे खेचर। अब मैं प्रथम पद को अगर हटा दूं तो चर का क्या होगा भाई, चरण करने वाला, विचरण करने वाला। क्या विचरण करने वाला, खे का अर्थ हुआ आकाश, और खे में चरण करने वाले, अर्थात आकाश में
विचरण करने वाला अर्थात खेचर। और इसके रूढ़ अर्थ की बात करें, और यदि रूढ़ अर्थ में खेचर को लेता है तो उसमें होगा कौन सा, बहुव्रीहि समास, और वो उसका अर्थ होगा, वो होंगे पक्षी वगैरह। उसी प्रकार बात करें जलचर, जलचर का क्या होगा, जल में विचरण करने वाला। उसी प्रकार हो गया संगीत, क्या दोस्तों, संगीतकार, और ये हो गया संगीत, क्या दोस्तों, संगीत की रचना करने वाला, क्या दोस्तों, संगीत की रचना करने वाला। उस प्रकार हो गया जलज, और जैसे जल को हटा दे तो जल का क्या अस्तित्व रहा, जल यानी उत्पन्न होना, ठीक है, ये अर्थात उसका अर्थ हुआ जल में उत्पन्न होने वाला। इस प्रकार और भी अन्य जो इसके उदाहरण हैं वो एक बार आप देखें पाठ्य पुस्तक में, उसमें विग्रह करके देखें, उनका अर्थ समझे पहले, उसके बाद उनका विग्रह करें। और यदि कोई समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार जो इसका तीसरा पार्ट था उपपद तत्पुरुष समास, वो भी एक तरह से पूर्ण होता है। एक बार इसको आप नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। उसके बाद जो इसका चौथा था भेद, वो था ने तत्पुरुष समास, और वो था निषेध अर्थ में, न का अर्थ था नहीं के रूप में, और वो हो गया निषेध अर्थ, और वो था चौथा इसका पाठ, और वो है ने तत्पुरुष समास। इसका होगा निषेध अर्थ में, क्या दोस्तों,